बांग्लादेश भी अरे पतौनो मेरी किस्मत किसने लिखी है, हर चीज अधूरी छोड़ रखी है। क्या अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते? अरे पतौनो मेरी किस्मत किसने लिखी है, हर चीज अधूरी छोड़ रखी है। बांग्लादेश भी G20 का मेंबर नहीं है, मतलब पावरफुल जो कंट्रीज हैं 20 उनका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इनवाइट किया बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें। क्या अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते हमें भी इनवाइट किया जाता? थोड़ा सा हमारे पास कुछ है ही नहीं है ना, ठीक है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास कुछ है नहीं। अगर इमरान खान होता ये G20 किया, G20 J30 J14 ये सारे इजलास इधर ही होने थे। लेकिन पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है, वो कैसे इजलास यहाँ पे होने थे? बांग्लादेश जा सकता है हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। इस टाइम पाकिस्तान जिस कंडीशन में है उसका जिम्मेदार कौन है? आपको नहीं पता कौन जिम्मेदार है? क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? हमारे हुक्मरानों की इज्जत नहीं है। एक ही बात है जी जी, ये जितने भी है ना सियासतदान हाँ। जिनको हम 40-50 साल से जमा रहे हैं ना, ठीक है। ये हमारी जान छोड़ दें। करने में आपके जो रहनुमा आपके लीडर ये कह रहे हैं कि हमने IMF के चुंगल से बाहर निकलना है। एग्जाम्पल दी जा रही है जी, देखें नेबर कहां से कहां चला गया, आज वो कनाडा की आंखों में आंखें डाल के मतलब अपने फैसले खुद अपनी पॉलिसी खुद बना रहा है, और जो उसके अगेंस्ट बोलता है वो उसे जवाब देता है। हम जवाब देने के इस टाइम काबिल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप इसके ऊपर कहेंगे? आपका क्वेश्चन ही गलत है। इन लोगों ने पाकिस्तान को कब्रिस्तान समझा हुआ है कि जैसे कोई इनका फोत होता है तो उसको दफनाने के लिए इधर आ जाते हैं, लेकिन रहते वो वहाँ पे है, याशियाँ वहाँ पे करते हैं, शादियाँ उनकी वहाँ पे होती हैं। इंडिया की बात अभी इन्होंने लीडर साहब ने की आपके ने, वो आज कहाँ चले गए? आज उनकी इकॉनमी कहाँ चली गई? आज वो कनाडा के साथ और इवन US तक के जो उनसे लोग हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर इकॉनमी की बात करें तो इंडिया एलिफेंट है और कनाडा एक चूंटी है। ये चोर लुटेरे, ये जमहूरी गुंडे ये मुल्क को खा गए हैं, ये मुल्क को लूट ले गए हैं। मैं समझता हूँ अगर इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हो, एक हाथ नवाज शरीफ का काट दिया जाए, एक हाथ जरदारी का काट दिया जाए तो मुल्क में अमन हो जाएगा। फर्क से इतना है कि उनकी क़यादत जो थी वो मुखलिस थी अपने मुल्क के साथ। हमारी जो क़यादत है पिछले 76 साल से वो चोरों लुटेरों और डाकुओं पर मुश्तमिल है। हमें जो है इन चोरों लुटेरों और डाकुओं से निजात हासिल करनी है और ईमानदार साले दयानतदार क़यादत को आगे लाना है, तो फिर इंशाल्लाह हम उनका भी मुकाबला करेंगे और अपने मुल्क को भी जो है आगे लेके जाने के काबिल करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि मिल के चलेंगे, मुकाबला भी करेंगे, मिल के भी चलेंगे। जहाँ वो हमें आंखें दिखाएंगे हम भी आंखें दिखाने के काबिल होंगे। अगर वो हमें आंखें दिखाएंगे तो हम भी आंखें दिखाएंगे, वो प्यार से बात करेंगे तो हम भी प्यार से बात करेंगे। हमारे बड़े कहते थे कि जो एक दफा जो खतरी है ना, ये IMF खतरी है, जो एक दफा खतरी के चुंगल में फंस जाए, कर्ज में फंस जाए तो उसकी जमीनें उसका घर दे के भी जान नहीं छूटती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हबीब एडवोकेट। आपका नाम? इफ्तिखार। और आपका नाम? मोहम्मद। ठीक है सर, अभी जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे धरना चल रहा है पेट्रोल को लेके, बिजली की कीमतों को लेकर, और इसके अलावा और ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके ऊपर। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, अभी आपके रहनुमा स्टेज पे ये कह रहे थे हमें IMF के चंगल से बाहर निकलना है, आज़ाद होना है, और फिर कश्मीर की बात की, इंडिया की बात की कि वो देखें आज किधर से किधर और क्या कहाँ पे वो डेवलपमेंट चलेगी। क्या कहना चाहेंगे, IMF के चंगल से बाहर निकलना इतना आसान है कि स्टेज पे खड़े होकर हम बात कर देंगे और निकल जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे स्टेज से आवाज़ बुलंद हुई कि IMF के चुंगल से निकलना आसान और हम निकल भी सकते हैं, मैं समझता हूं कि ये बात 100% सच है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। अच्छा। हमारे नौजवान बहुत मेहनती हार्ड वर्कर नौजवान लेकिन हैं। सर वो तो बाहर जाते जा रहे हैं बड़ी लेकिन तादाद में। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है इसको तब्दील करेंगे, हम बेहतरी की तरफ आएंगे। उसके लिए बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर ठीक होना चाहिए। माशी तौर पर सिर्फ इसी सूरत में ठीक होगा कि नेक और साले हुक्मरान आएंगे, अय्याशियों वाले ना आएंगे। अब आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ही PTI के जुमादारान या PDM के लोग के जिनके घरों से अरबों रुपए निकले हैं, करोड़ों डॉलर्स निकले हैं, इन लोगों से पूछा जाइए आपने कहाँ से करप्शन की। इसके बाद मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप
का पाकिस्तान के अंदर देखें, हम हर तरह की मादियात पाकिस्तान से निकलती है। बलूचिस्तान पे आपने देखा कि सोने के और तांबे के ज़खायर हैं। पाकिस्तान तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ पे जो सा सोना है, यहाँ पे गैस है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन यहाँ आज भी हम IMF के फैसले के मुताबिक अपने बिजली के रेट बनाते हैं, IMF के फैसले के मुताबिक पेट्रोल का रेट चलता है, और फिर हम जिसके साथ मुकाबला करते हैं या मुकाबले का हमारे हुक्मरान बताते हैं, आज उनकी एग्जाम्पल भारत की हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। कनाडा और भारत का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो देखें किस तरीके से सामने खड़े हैं। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम किसी का सामना कर रहे हैं? अच्छा, इस पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो हुक्मरान है वो आज़ाद नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, बल्कि जमात इस्लामी का ये एजेंडा है कि पाकिस्तान की हुक्मरानी हम लोगों के हाथों में, या हम में से जो लोग हैं उनके हाथों में आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो लोग कि जो पाकिस्तान के मसाइल, गुरबा के मसाइल, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जानते हैं, वही उसका हल भी पेश करेंगे। और मैं आपको ये बरमला कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, जो लोग रूल कर रहे हैं, उनका पाकिस्तानी अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, उनको मसाइल का नहीं पता। और उसकी ये एग्जाम्पल हमारे सामने है शहबाज शरीफ साहब से। जब कोई लंदन में ये सवाल करता है कि पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन पे आप क्या कहना चाहेंगे, तो आगे से बहुत प्यारा जवाब देते हैं कि मैं इस टाइम लंदन में हूँ, जब पाकिस्तान जाऊंगा तब पाकिस्तान की बात करना। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहा है कि अभी मैं लंदन में हूँ। इनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने पाकिस्तान को कब्रिस्तान समझा हुआ है, कि जैसे कोई इनका फोत होता है तो उसको दफनाने के लिए इधर आ जाते हैं, लेकिन रहते वो वहाँ पे है, याशियाँ वहाँ पे करते हैं, शादियाँ उनकी वहाँ पे होती हैं। पाकिस्तान के साथ तो उनको तल्लक सिर्फ दफनाने की हद तक है या हुक्मरानी करने की हद तक है। उनको पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम से कोई सरोकार नहीं। उनको अपने पेटों से, अपनी जेबों से सरोकार है, अपने करप्शन के माल से। उन्होंने, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह नवाज शरीफ साहब के पनामा पेपर्स में नाम आया, उन्होंने अरब डॉलर्स की करप्शन की है। ये चीजें तो सबके सामने है। वो नेबर, वो हमसाया जिसकी एग्जाम्पल पहले हम जिनसे मुकाबले की बात करते थे, आज स्टेज पे खड़े होकर एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या वजह समझते हैं वो कैसे आगे चलेंगे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की बलोच साहब ने, इसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्या समझते हैं वो कैसे आगे चलेगी? 1947 से लेके अब तक अगर हम थोड़ा मुआवजा करें, वो अभी कहाँ पे, हम कहाँ पे? अच्छा, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं ला का तालब इल्म हूँ, लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ खासतौर पर पाकिस्तान के अवाम को, ये मेरी और उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग के जो इस्टेब्लिशमेंट के शेल्टर तले आते हैं और हुक्मरानी करते हैं, उनको शटअप कॉल दी जाए और हकीकत में अवामी नुमाइंदों को मुंतखब किया जाए, जिसकी बुनियाद पे हम आज़ादाना अपनी टेरिटरीज कर सके दूसरे ममालिक के साथ, उनके साथ पॉलिसीज बैठ के बता सकें, आज़ाद हम अपना सारा सिस्टम बना सकें। फिर हमें IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। हम चंद माह के अंदर अंदर बेहतरीन माशियत जो है ना पाकिस्तान के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। और नो डाउट जो पाकिस्तान की बेहतरी का सोचता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमें उसका साथ देना चाहिए, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? गुलाम रसूल भट्टी। आपका नाम? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर। सर अभी यहाँ पे धरना हो रहा है पेट्रोल को लेके, बिजली के बिलों को लेके, यहाँ पे जो इकोनॉमी के हवाले से क्राइसिस चल रहे हैं इनको लेके। पहले तो सादा सा सवाल या टॉपिक की तरफ बाद में आऊँगा, मुझे ये बताइए धरना देने से पेट्रोल और बिजली के बिल कम होते हैं पाकिस्तान में? कोई फर्क पड़ता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट? इसका कोई बिजली के बिल या पेट्रोल सस्ता होता है या नहीं होता है? ठीक है, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम आवाम को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कोई भी जो सियासी पार्टी है या सियासी लीडरशिप है, वो आवाम के मसाइल का उनके पास हल नहीं है। हल जो है वो जमात इस्लामी की लीडरशिप के पास है और ये आजमाए हुए लोग हैं कि आवाम के अंदर से हैं और प्रोटोकॉल और बाकी सारी चीज़ों से मुस्तस्ना है। ये आवाम के आजमाए हुए हैं, ये पहली दफ़ा आजमान है। ठीक है। अच्छा, अभी स्टेज से मुझे आपके जो रहनुमा हैं वो स्पीच कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे हमने IMF के चुंगल से बाहर निकलना है, हमने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के चलना है, अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाना है। क्या समझते हैं आज हम यहाँ पे बिजली के बिल का रेट अपनी मर्जी से नहीं बना सकते? पाकिस्तान में आटे का कीमत, 1 किलो आटे की कीमत अपनी मर्जी से नहीं गवर्नमेंट बना सकती। आपको लगता है IMF के चुंगल से
से बाहर निकलेंगे? क्या ये सिर्फ कह देने से हो जाएगा? इतना आसान है ये? हाँ, ये आज के धरने का मकसद भी ये है। हम ये लोगों को बताना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि जमात इस्लामी के पास ऐसी क़यादत मौजूद है कि जो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बना सकती है। IMF के चुंगल से, इन सियासतदानों के चुंगल से, हर मामले से हम अवाम को और इस पाकिस्तान को आज़ाद करवा सकते हैं। पूरी टीम हमारे पास, कंपिटेंट टीम मौजूद है और उस टीम को जब भी मौका मिला, हम इलेक्शन के जरिए से एक जमहूरी रास्ते से जब भी हम हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचे, हम आवाम को ये साबित करेंगे, हम दिखाएंगे कि हम पाकिस्तान को किस तरह से इन सियासतदानों, वडेरा शाही और IMF के और इवन के अमेरिका के चुंगल से भी आज़ाद कराएंगे। फिर हम उसके बाद हम आज़ाद होंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने के। आज हम आज़ाद नहीं है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इवन मेंटली तौर पे कह लें हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। हमारी IMF के कहने पे हमारे आटे, चीनी, प्याज, माचिस के रेट्स तय होते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी माचिस, हमारे आटे का, हमारी कपास का, हमारे गंदम और हमारे चावल का रेट किसान के जो एक्सपेंस है उसके मुताबिक तय है। मंशा के मुताबिक जो किसान ये उगाता है उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जो हमारा आवाम के अंदर से जो एक रेडी लगाने वाला है उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और जमात इस्लामी के पास ये सारी की सारी पॉलिसी और आवाम के पास जाने के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास पूरा एक रोड मैप मौजूद है। अभी कश्मीर की भी बात की गई स्टेज पे और साथ ही साथ ये कहा गया एग्जाम्पल, पहले उस कंट्री की जिसे हम मुकाबले की बात करते थे भारत से, आज हमारे कोई भी सियासी पार्टी है वो एग्जाम्पल देती है कि भाई वो देखें कहाँ चले गए, वो देखें कहाँ चले गए, वो एक तो कहते कहाँ चले गए, दूसरे नंबर पे अभी कनाडा के साथ उनका जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस तरीके से वो उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, इवन अमेरिका जैसी सुपर पावर भी उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए डर रही है। क्या वजह समझते हैं वो यहाँ तक कैसे पहुंचे उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी? क्योंकि सफर तो इकट्ठे स्टार्ट किया। ठीक है, हमारे स्टेज से कश्मीर की बात हुई है, सिर्फ जमात इस्लामी के स्टेज से कश्मीर की बात नहीं होती है। ये आज पहले दिन ही हुई है। ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वही बात लेके हम चल रहे हैं कि हमारी शाहराग है। इसलिए हमारी जो पॉलिसी है हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। पाकिस्तान की इसके अंदर जान है कश्मीर वाला मामला। और बात रही जो बाकी है कि हम आज़ाद नहीं है, आज़ाद तो हमें इन सियासतदानों ने नहीं होने दिया है। इन्होंने हमें गुलाम दर गुलाम और गुलामी पर गुलाम बनाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जाग गई है। ये अब सारा जो इतना बड़ा धरना आपको नजर आ रहा है, ये इसी पॉलिसी का जो है इसके अगेंस्ट है कि हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे। इन जो चोर लटेरे और IMF के और अमेरिका के जो पिट्टू हैं उनसे आज़ाद करवाएंगे हम पाकिस्तान को। अमेरिका यहाँ पे सब कुछ हमें बचपन से स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है जो पाकिस्तान में हो रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। लेकिन वही अमेरिका, यही तो मेरा पॉइंट है कि क्या वजह कि वही अमेरिका भारत के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दे सकता। इतनी इस टाइम जब पाकिस्तान के अंदर एक ईमानदार, दयानतदार और गैरतमंद क़यादत नहीं होगी तब तक यही कुछ होता रहेगा। तब तक हर चोर उठ के आपको आएगा, आपको बांदी बना के आपके मुल्क को बांदी बना के ले जाएगा। और जब एक गैरतमंद क़यादत सिराजुल हक की सूरत में, लियाकत बलोच की सूरत में मौजूद होगी तो फिर ना अमेरिका को, ना चाइना को, ना जापान को, किसी भी मुल्क दुश्मन अंसर को पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से फिर वो ग्रेज करेगा। कोई भी होगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अच्छा, क्या समझते हैं यूथ का इसमें क्या रोल रहेगा? और कब तक ये उम्मीद है कि आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर किसी के पास यूथ मौजूद है वो जमात इस्लामी मौजूद है। जमात इस्लामी के पास यूथ मौजूद है और यूथ के हवाले से भी हमारे पास एक रोड मैप है, हमारे पास है उनके हवाले से एक पूरा प्रोग्राम है कि हम यूथ को जॉब्स देंगे, यूथ को जो हम कारोबार करने के जराए देंगे। आज भी जमात इस्लामी आज भी जो ऐवान के अंदर, हुकूमत के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन हम आज भी यूथ को बिला सूद कर्जे दे रहे हैं कि वो अपनी जो है ना कारोबार सेट करें। और जब हुकूमत के ऐवानों के अंदर जमात इस्लामी होगी फिर हुकूमत की सतह के ऊपर हम आवाम को और यूथ को फैसिलिटेट करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? इनसे बात की, इनकी अपनी ओपिनियन थी, आप क्या कहेंगे कि एक साइड पे हम ये कहते हैं अमेरिका की गुलामी से बाहर निकलना है, अमेरिका के कहने पे यहाँ पे फैसले होते हैं, एक साइड पे हमारी ये स्टेटमेंट है और दूसरी साइड पे वही अमेरिका, अभी कनाडा और भारत का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे सका भारत के खिलाफ। आज उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी आज़ाद है, कैसे आज़ाद है? हम क्योंकि सफर इकट्ठे स्टार्ट किया, आज हम यहाँ पे ये कह रहे हैं IMF के कहने पे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, IMF के कहने पे आटे की कीमत बढ़ती है और दूसरी साइड पे जो आप सिचुएशन देखते हैं, क्या ये डिफरेंस कैसे आया और कैसे हम भी स्टेबल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो ये बात है कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, अच्छा। असल जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्वेश्चन बनता है वो ये है कि मुल्क को इस स्टेज पे किसने पहुँचाया है। जबरदस्त। नहीं ठीक है, वो बात सुने। अच्छा, बात सुने। मुल्क को इस स्टेज पे किसने पहुँचाया? ठीक है। पीपल पार्टी, नून लीग
PTI, ठीक है, MQM और दीगर जितनी भी सियासी जमातें इस मुल्क में इक़्तिदार पे रही हैं, ठीक है, उन्होंने स्टेप वाइज कर्जे ले लेके मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि आज आम गरीब आदमी उसका जीना महाल हो गया है। ठीक है, ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, ये जो गैस की कीमतें हैं या दीगर महंगाई हो रही है, ये हमारी मर्जी से नहीं हो रही, डेफिनेटली को ये IMF की मर्जी से हो रही है। और IMF को कर्जे की गुलामी में किसने फंसाया है? ये साबका हुकूमतें हैं। ठीक है, अवाम को ख्याल करना चाहिए कि ये जो साबका हुकूमतें हैं, इन्होंने कर्जे ले लेके अपने शाहाना अखराजात बढ़ाए हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि IMF का कर्जा लेके कौन सा मुल्क है जो बेहतर हुआ है या मुआशी तौर पे वो मुस्तकम हुआ है? मुझे कुछ एक मुल्क का नाम बता दें। कोई ऐसा कंट्री हमारे मुल्क का ये हाल है कि हम IMF का कर्जा लेके तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किस्त मिल गई है। ठीक हो गया, असल बुनियादी जड़ ये है कि हम जो ये IMF से कर्जा लेते हैं, इससे निजात दिलानी चाहिए ठीक है, और हुक्मरानों को अपने खर्चे कम करने चाहिए। जब तक हम IMF की गुलामी से आज़ाद नहीं होते, ये महंगाई भी बढ़ेगी, ये पेट्रोल भी बढ़ेगा, ये गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी और आवाम इसी तरह चक्की में पिसती रहेगी। सर, आप एक और बात है जी। कि हमारे बड़े कहते थे कि जो एक दफ़ा जी, जो खतरी है ना, ये IMF खतरी है, ठीक जो है। एक दफ़ा खतरी के चुंगल में फंस जाए, कर्ज में फंस जाए, तो उसकी ज़मीनें, उसका घर दे के भी जान नहीं छूटती। पाकिस्तान को इन हुक्मरानों ने खतरी के गहने में डाल दिया है। ठीक है, ठीक है, अब पाकिस्तान की जान छूटती नजर नहीं आती। हमारे उस वक्त एयरपोर्ट तक गिरवी हमारे, हाँ बिल्कुल, उस वक्त तक जब तक कोई ईमानदार और दयानतदार क़यादत सिराजुल हक साहब की सूरत में ठीक है। इस मुल्क में बुराजमा नहीं होगी, ये चोर लुटेरे, ये जमहूरी गुंडे ये मुल्क को खा गए हैं, ये मुल्क को लूट ले गए हैं। मैं समझता हूँ अगर इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हो, एक हाथ नवाज शरीफ का काट दिया जाए, एक हाथ जरदारी का काट दिया जाए, तो इस मुल्क में अमन हो जाएगा। ठीक है, तो सर बिल्कुल। इस्लामिक निज़ाम क्यों नहीं आ सका? 73 साल में इस्लामिक निज़ाम, उसकी वजह बना किस नाम पे? इस्लाम के उसकी नाम वजह पे। अवाम है। अल्लाह ताला का फैसला है कि जैसे अवाम होते हैं वैसे ही हुक्मरान होते हैं। अवाम को चोर डाकू और लुटेरे चाहिए, वो अवाम अपने ऊपर मसल्लत कर रहते हैं और 5 साल ये सर पे हाथ रख के रोते ठीक हैं। है सर, ये जज्बाती में भी मेरी बात थोड़ी सी तल्ख लगे, लेकिन स्टेज पे आके जज्बात में ये कह देना IMF के चुंगल से बाहर निकलेंगे, मर्जी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, सिर्फ इतना कह देने से आपको लगता है कि ये सब पॉसिबल हो जाएगा? इसके लिए अमली तौर पे हमारे पास एक प्रैक्टिकल मिसाल मौजूद है। मोहतरम सिराजुल हक साहब वजीर खजाना थे KPK में, ठीक है, उन्होंने अपने वजारत के दौर में अपने IMF से कर्जा नहीं लिया, ठीक है, जो कर्जा था वो भी उतारा, और उसके बाद जब वो अपनी वजारत को छोड़ के गए हैं तो 1 रुपया का उन्होंने कर्जा नहीं लिया। इंशाअल्लाह ताला अगर जमात इस्लामी को हुकूमत मिलेगी तो जमात इस्लामी IMF से कर्जा नहीं लेगी, मुल्क को अपने पैरों पे खड़ेगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक हो गया। हाँ। चलें जी, आपकी अपनी ओपिनियन है और क्या लगता है? अच्छा लगा बात करके, और लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? कब तक बेहतरी आ सकती है? ये पॉसिबिलिटी है कि जो जी जब तक आप इन चोर और लुटेरों हुक्मरानों से जान नहीं छुड़ाएंगे, ठीक है। मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप एक दरख्त पे जो फर्ज का लो आम का दरख्त है उससे अंगूर हासिल नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। ऐसे ही है। ठीक है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ठीक है। अगर वोट इन लोगों को मिलते रहे तो पाकिस्तान मजीद पीछे जाएगा। आपने बोला जिसने चोरी की, मैं नाम नहीं लेता, आपने तो नाम ले लें, कोई बात नहीं। जिसने चोरी की उसका हाथ काट दिया जाए, ये कर दिया जाए। अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान में आप ये वाला कानून का सिस्टम लाएंगे, जो चोरी करेगा हाथ काटे जाएंगे उसके? बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलें, इंशाल्लाह। अच्छा लगा बात करके। तमाम आइए। सियासतदान जो चोरी लुटेरों और करप्ट हैं और जिनके साबितशुदा सासे हैं कि ये चोरी से बने उनके हाथ हैं, मैं तो काटे उनके हाथ काट देने चाहिए। चलें, ठीक हो गया। बिल्कुल यही इलाज है। आप लास्ट में क्या कहेंगे? ये स्टार्ट भी उनसे होगा, जी, जी, जी। उनसे करेंगे। गला खराब है, बात नहीं कर सकता। ठीक है, ये स्टार्ट उनसे होगा, अवाम खुद ब खुद ठीक होंगे। अवाम का कसूर नहीं है, ठीक है, अवाम का सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो इन पे यकीन करते हैं और बाद में आटा चीनी और इस तरह की चुंगल में फंसा के उनको इसी चक्कर में कर देते हैं। खुद आप उनके ही बेटे जज भी होते हैं, उन्हीं के बेटे टेक्नोक्रेट होते हैं, उन्हीं के बेटे जो होते हैं वो मुख्तलिफ जो है सीटों पे होते हैं। और अवाम रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाती है, उनको तो लगा रहे हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी एजुकेशन के नारे लग रहे हैं। लग उन अवाम को सिर्फ उसी जंगल में कर देते हैं कि आपने रोटी और मकान के चक्कर में रहना है, और मिलता वो भी नहीं। बितला। अभी बात हो रही थी कि हमें जो मिल रही है, हमारी जुबान अगर उर्दू कर दी जाते ठीक है। तो हमारे भी बच्चे CSS करें, हमारे भी बच्चे
कि अच्छी पोस्टों में हो, लेकिन वो है क्यों हमें इस तरफ आने नहीं दे रहा है। बड़ी सोची समझी जो है ना तरकीब के साथ हमें बांट दिया गया है, फिरकों में बांट दिया गया है, हमें ऊंच नीच में बांट दिया गया है। हमें समझना चाहिए, हम लोग समझेंगे ये घर चले जाएंगे, और जब ये घर चले जाएंगे इंशाल्लाह इस्लामी कानून आएगा। और ये नहीं है सारी आवाम चोर नहीं है, ये 2% जो शराफी है ये चोर हैं, हाथ इन चोरों के कटेंगे। ये जो शराफियाँ हैं ना 2% हैं, इन्हीं के हाथ कटेंगे। हम तो ये माटो लेके आए हैं कि इनसे जो लेंगे ना ज़कात, ये अब टैक्स दे रहे हैं ना हमारे आवाम, सूद का निज़ाम खत्म हो जाएगा, सूद का निज़ाम खत्म होगा। ये टैक्स दे रहे हैं, हमारी आवाम जो टैक्स दे रही है, एक माचिस की डब्बी पर टैक्स दे रहे हैं, और ये अब बिजली का बिल है 30 से 40% टैक्स दे रहे हैं। छोटा गरीब जो रेडी बान है वो भी टैक्स दे रहा है। हम ये निज़ाम खत्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि 2% ज़कात का सिस्टम जब होगा, वो भी जो इस्लामी सिस्टम आएगा और वो जो इसका हाल होगा उससे लेके गरीब आवाम तक पहुंचाएंगे। ठीक हो गया। सर आप भी इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि इस वक्त आवाम बहुत परेशान है। ठीक है, बिजली के बिलों की वजह से ये आटा, ये चीनी, ये सारे बहरान ये माफिया के क्रिएट किए हुए हैं, और ये सारा खमियाजा हमारी आवाम भुगत रही है। आज मैं समझता हूँ कि 25-30 हज़ार में या 40 हज़ार में कोई आदमी, दुनिया का कोई मुआशेदान ये बजट बना के दिखाए, अपने बच्चों को पढ़ा के दिखाए और महीना गुजार के दिखाए। भाई भी यही बात कर रहे थे कि हमें रोटी कपड़ा और मकान के जंगल में बसा दिया, उसके नारों में बसा दिया, और दुनिया टेक्नोलॉजी की, एजुकेशन की बात कर रही है। हम एक साइड पे मुकाबले की बात करते हैं, दूसरी साइड पे अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन। देखें, मेरी एक बात गौर से सुने, रोटी कपड़ा और मकान ये मेरे रब के जुमे है। हमारे जुमे ये बात है कि हम अल्लाह के निज़ाम को ले आएंगे। जब हम अल्लाह के निज़ाम को ले आएंगे तो आसमान से रहमतें बरसेंगी और ज़मीन अपने खजानों के मुंह खोल देगी। ये रोटी कपड़ा ये सारे निज़ाम ठीक हो जाएंगे, और अगर अल्लाह का निज़ाम ठीक हो गया जी। अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? क्या करते हैं सर आप? मैं अपना प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ठीक हो गया। अभी यहाँ धरने में आप मौजूद हैं, और धरने में आपके जो रहनुमा, आपके लीडर ये कह रहे हैं कि हमने IMF के चुंगल से बाहर निकलना है। एग्जाम्पल दी जा रही है जी, देखें नेबर कहाँ से कहाँ चला गया। आज वो कनाडा की आंखों में आंखें डाल के मतलब अपने फैसले खुद, अपनी पॉलिसी खुद बना रहा है, और जो उसके अगेंस्ट बोलता है वो उसे जवाब देता है। हम जवाब देने के इस टाइम काबिल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप इसके ऊपर कहेंगे? इसमें कोई बहुत अहम बात नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। जमात इस्लामी के इस वक्त मौजूदा अमीर हमारे सिराजुल हक साहब जब KPK में वजीर ख़जाना थे, तो उन्होंने उस वक्त सूबे को कर्ज फ्री बना दिया था। जितना कर्जा था सूबे का वो उतार दिया था, और IMF की आंखों में आंखें डाल के बात की थी, और IMF वालों ने खुद इस बात को तस्लीम किया था। ये IMF के चुंगल से निकलना, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो जरूर ये है कि आप करप्शन फ्री आपकी क़यादत हो। आपकी क़यादत के अंदर अगर करप्शन नहीं होगी, वो अपनी आपसे टैक्स लेकर अपनी जायदादें नहीं बनाने वाली होगी, तो आप अपने IMF के चुंगल से निकल सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे ही अच्छा नहीं, जैसे उन्होंने दूसरी बात की, जैसे कनाडा का इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उन्होंने एग्जांपल दी कि कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इंडिया ने अपनी पॉलिसी इतनी, फॉरेन पॉलिसी इतनी आज़ाद रखी हुई है कि वो जो चाहते हैं, जिसके साथ चाहते हैं, जैसी डील करते हैं। हम तो अपने नेबर ईरान से पेट्रोल नहीं ले सकते। तो साफ जाहिर है ना कि जो जिन्होंने IMF से मुआहदे कर रखे हैं वो उनके बाउंड हैं। वहाँ पे ऐसी क़यादत चाहिए जो IMF से मुआहदे करने वाली ना हो, IMF के चुंगल से निकलने वाली हो। जो IMF से चुंगल से निकलने वाली क़यादत होगी वो आज़ाद पॉलिसी बना सकेगी। जो IMF के चुंगल से नहीं निकलने वाली होगी, उन्हीं से कर्जे लेगी, वो आज़ाद पॉलिसी कैसे बनाएगी? तो देखें, लास्ट में बस ये बता दें, तराना स्टार्ट हो गया, लास्ट में ये बता दें कैसे जो नेबर है या जो ओवरऑल जो कंट्रीज आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, हमने उनके साथ ही आज़ादी हासिल की, अलहदा हुए, फिर तो क्या वो कहाँ से कहाँ चले गए और हम कहाँ? फ़र्क कहाँ पे आया? फ़र्क से इतना है कि उनकी क़यादत जो थी वो मुखलिस थी अपने मुल्क के साथ। हमारी जो क़यादत है पिछले 76 साल से वो चोरों, लुटेरों और डाकुओं पर मुश्तमिल है। हमें जो है इन चोरों, लुटेरों और डाकुओं से निजात हासिल करनी है, और ईमानदार, साले, दयानतदार क़यादत को आगे लाना है। तो फिर इंशाल्लाह हम उनका भी मुकाबला करेंगे, और अपने मुल्क को भी जो है आगे लेके जाने के काबिल करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि मिल के चलेंगे, मुकाबला भी करेंगे, मिल के भी चलेंगे। जहाँ वो हमें आंखें दिखाएंगे, हम भी आंखें दिखाने के काबिल होंगे। अगर वो हमें आंखें दिखाएंगे तो हम भी आंखें दिखाएंगे। वो प्यार से बात करेंगे तो हम भी प्यार से बात करेंगे। आज वो टेक्नोलॉजी में अगर अपना फॉरेन पॉलिसी में देखें, काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा चुके हैं। सर ये मुझे ये बताएं, यहाँ पे धरना करने से, थोड़ा तल्ख सवाल होगा शायद, लेकिन आपको बेहतर लगे, जो यहाँ पे धरना करने से, प्रोटेस्ट करने से, क्या आपको लगता है पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, बिजली के यूनिट कम हो जाएंगे? आपको लगता है? देखें,
ये तो बहुत दो टोक सी बात है। इस वक्त अवाम का ये मसला है, इस मसले के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अवाम के अंदर जमात इस्लामी ने आवाज़ उठाई। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बाकी जो पार्टियां हैं, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, JUIF हो, PDM की दीगर सारी जमातें, बाप हो, कोई और हो, वो सब जो हैं वो IMF के साथ मुआहदे करके उनके आगे वो आंखें नहीं निकाल सकते, वो धरने नहीं कर सकते, वो उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमने ये साबित किया जब सिराजुल हक साहब KPK में वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने IMF से कर्जा लिए बगैर सूबे को कर्ज फ्री बनाया। हम इसलिए आज भी हम ये यकीन रखते हैं कि अगर अवाम अपने मुखलिस क़यादत को आगे ले आए, जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार करें, तो उनको इंशाअल्लाह ये बिजली भी सस्ती मिलेगी, उनके जो मुल्क जो है वो कर्ज फ्री होगा, जो उनके हर पैदा होने वाले बच्चे पर लाखों रुपए का कर्ज है उससे भी वो छुटकारा पाएंगे। एक साइड पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, दूसरी साइड पे बलूचिस्तान में कभी प्रोटेस्ट होता है, कभी कश्मीर में प्रोटेस्ट होता है। 76 साल से कश्मीर 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 हम करते आए, लेकिन आज 2023 में ये कंडीशन है कि वहाँ पे लोग खंबे उखाड़ के फेंक रहे हैं। आपने शायद खबर सुनी होगी कि भाई हम आपकी बिजली नहीं चाहिए। बलूचिस्तान में लोग कह रहे हैं हमें अलहदा कर दो अगर आप राइट नहीं दे सकते। गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ साथ और भी बहुत से ऐसे क्राइसिस चल रहे हैं कि यहाँ पे सेपरेशन मूवमेंट चल रही है? मेरे भाई, ये सारी चीज़ें नाअहल और गैर मुखलिस क़यादत की वजह से। जब आवाम अपने क़यादत को मुखलिस पाएंगे, अपने साथ मुखलिस पाएंगे, अपना खैर खा पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो आपके साथ मिलकर कदम बढ़ाएंगे और मुल्क को भी आगे लेके जाएंगे। बात है, जब जिसको राइट नहीं मिलेगा वो आवाज़ तो उठाएगा। जब राइट नहीं मिलेगा तो आवाज़, लेकिन जब राइट मिलना शुरू हो जाएगा और अहल क़यादत आ जाएगी, मुखलिस क़यादत आ जाएगी, उनको उनके हुकूक देगी, तो इंशाल्लाह वो सब के सब हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। आपको लगता है आने वाले टाइम में हम अपनी मर्जी के फैसले कर पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे? और साथ बड़ी बात, रशिया को छोड़ें, सऊदीया को छोड़ें, ये साथ ईरान है, इससे हम फ्यूल ले पाएंगे? क्यों नहीं ले पाएंगे? जहाँ से भी मुल्क के पाकिस्तान के फायदे का मामला होगा वहाँ पे मामलात को डील की जाएगी। अगर ईरान सस्ता देगा तो ईरान से डील की जाएगी, अगर कोई और मुल्क सस्ता देगा तो उससे डील की जाएगी। इंशाल्लाह मुल्क के मफाद में जो भी काम होगा वो किया जाएगा। पब्लिक के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए बेहतर होगा, वो किया जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ जज्जा। मोहम्मद यूसुफ साहब, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जमात इस्लामी का धरना हो रहा है, क्या धरने की वजह क्या है? इस धरने में जो है वो आज की आवाम के जो मेन कोर इश्यूज हैं, जो कि बिजली के बिल्स के हवाले से आप देख लें, या यूटिलिटी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसमें कीमतों के इजाफे के हवाले से देख लें, या जो रोज़ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं उनके हवाले से ये धरने दिए जा रहे हैं, ताकि जो गरीब की कुव्वत ख़रीद जो ख़त्म होती जा रही है उसको रिवाइव किया जा सके। सर, ये धरने का कोई आपको लगता है कोई फ़ायदा है आपके ख्याल से? धरने तो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी पेशावर, कभी कराची होते रहते हैं, कोई फ़ायदा होता है? उल्टा जो रेट दोबारा बढ़ जाते हैं। हाँ, इस हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि जमात इस्लामी ने जब भी कोई धरना किया है वो फ्रूटफुल रहा है और उसका कोई ना कोई रिजल्ट आया है। और अभी भी आप जो ये देख रहे हैं, पेशावर में धरना हुआ है और आज लाहौर जारी है, इसके बाद जो है कराची में भी हुआ, और इसी तरह जो कायदे मोहतरम ने कॉल दी है कि अगर ये इन्होंने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो हम इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, और इसका रिजल्ट इंशाल्लाह आपको चंद दिनों में ये नज़र आएगा कि ये हमारे उस तरह के होम्योपैथिक धरने नहीं है, इसका इंशाल्लाह असर होगा और ज़रूर असर होगा। ठीक है, चले, उम्मीद यही की जाती है असर हो। अभी आज जो आपके रहनुमा थे स्टेज के ऊपर स्पीच कर रहे थे, उन्होंने दो चीज़ों का नाम लिया। उन्होंने कहा IMF के चुंगल से बाहर निकलना है, अपनी मर्जी से फैसले करने हैं, और कश्मीर का जिक्र उन्होंने किया। IMF के चुंगल से बाहर निकल सकते हैं हम क्या? जो इस टाइम सिचुएशन है, जैसे अगर आप भारत की बात करें तो भारत कनाडा का इशू चल रहा है, अपनी मर्जी के वो फैसले कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। क्या हम इस पोजीशन में है कि किसी का मुकाबला कर सकें? जी बिल्कुल, हम इस पोजीशन में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिराजुल हक साहब ने ये अमली तौर पे एज ए वजीर ख़जाना KPK में ये करके बताया है। अपने दौर में उन्होंने KPK का सारा कर्ज ज़ीरो किया है। ठीक है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, KPK के ऊपर 1 रुपया भी कर्जा नहीं छोड़ा, और ये बात मैं बता रहा हूँ कि ये कर्जा उन्होंने अपने घर से नहीं दिया, जाहिर है उन्होंने मैनेज किया है, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में मैनेज किया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर हम अपने कर्जे को ख़त्म कर सकते हैं तो उसके बाद हम एक आज़ाद कौम होंगे। दूसरी चीज़ जो है
कोई कौम भी एक आज़ाद कौम के ऊपर अपनी पॉलिसियाँ नाफिज नहीं कर सकती। अगर हम अपने कर्जा उतार देंगे तो हम अपने फैसले करने में आज़ाद होंगे, लेकिन अभी आज़ाद नहीं है। अभी तो हम आज़ाद नहीं है की मर्जी, ईरान से हम अपना डील कर रहे हैं, अपनी मर्जी से पेट्रोल ले रहे हैं। हम जब देखें ना, जब हम आज़ाद होंगे, हम ईरान से लें, हम रूस से लें, कोई किसी से भी हम ले सकते हैं और इस पे हमारे ऊपर कोई बार नहीं। क्यों? अगर हम किसी के मकरूज नहीं है, हम किसी के कर्जदार नहीं है, तो हम पे कोई अपने फैसले भी नहीं कर सकता। इसलिए इंशाल्लाह ताला हम इस पे 100% श्योर हैं कि अगर जमात आती है तो इंशाल्लाह ताला ये काबिल अमल है। ऐसी कोई बात नहीं जमात ने अब तक कही जो काबिल अमल ना हो। क्योंकि कुछ महीने पहले जमात इस्लामी के रहनुमा बलोचिस्तान में थे, वहाँ पे उन पे अटैक हुआ, खुद कुछ हमला हुआ और उनकी जान तो बच गई सिराजुल हक साहब की। लेकिन क्या वजह? बलोचिस्तान के लोग नाराज नजर आते हैं हुक्मरानों से। बलोचिस्तान के लोग जो उनसे वो शिकवा करते नजर आते हैं कि राइट नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी, गवर्नमेंट के हवाले से तो जाहिर है उनका ये राइट है कि उनको राइट्स नहीं मिल रहे, जिसकी जिंदा मिसाल हम देते हैं हक दो बलोचिस्तान तहरीक चल रही है, ठीक है, जिसमें तो सेपरेशन की तहरीक चल रही है। वो सेपरेशन की तहरीक अपनी जगह, लेकिन आप देखें कि जो वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल हमारे हैं अपना मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, उनकी क़यादत में वो जो हक दो तहरीक कामयाब हुई और उसके मेयर भी बने, और वो इसी बात की नुमाइंदगी थी कि वो पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। वो जमात इस्लामी के बलोचिस्तान के सेक्रेटरी हैं, मतलब ये नहीं है कि वो अलहदा से कोई तहरीक चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हुकूमत की साबिका और मौजूदा पॉलिसियों की वजह से वो लोग हमसे नाराज हैं और अभी भी है। पॉलिसीज की बात की, हुकूमत की पॉलिसीज, हमारे इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है, पेट्रोल की कीमत हमसे मैनेज नहीं हो रही, बिजली के रेट हमसे मैनेज नहीं हो रहे, क्राइसिस इकोनॉमी के चल रहे हैं, हम दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं। लाइक इंडिया और कनाडा के मैटर में इंटरफेयर किया, और फिर दूसरे नंबर पे इंडिया की बात अभी इन्होंने लीडर साहब ने की आपके ने, वो आज कहाँ चले गए? आज उनकी इकोनॉमी कहाँ चली गई? आज वो कनाडा के साथ और इवन यूएस तक के जो उनसे लोग हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया एलिफेंट है और कनाडा एक चूंटी है। मतलब इस पोजीशन पे चले गए और हम कहाँ चले गए? इसमें ये सबसे बड़ी वजह जो यही है कि हमारा जो इशराफिया है, जैसा कि हम IMF की बात करते हैं, वहाँ से जो फंड्स मिलते हैं वो आवाम नहीं खाती, वही लेते हैं ना। इसकी मैं जिंदा मिसाल दूंगा कि ये जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट लास्ट पे गई है, लास्ट नाइट इन्होंने कितने करोड़ों का खाना खाया, ठीक है, जो कि वो कहते थे कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है और कपड़े बेच के मैं इसको आटा लेके दूंगा। उन्होंने जाते जाते करोड़ों का खाना खा लिया सिर्फ, ऐसे ही है। और गाड़ियां वगैरह और जो इशराफिया जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको उन्होंने रिश्वत के तौर पे गाड़ियां लेके दी और जितने भी वहाँ पे MNA थे सबको 2-2 अरब या 4-4 अरब जितने का उन्होंने जाते जाते बजट दिया। अब वो जो IMF से पैसे लिए थे वो इसी काम में खर्च किए। अगर हम ये IMF का कर्जा जो है इसी शराफिया को बंद कर दें, ब्यूरोक्रेसी को, जनरलों को बंद कर दें, तो हमारे तो एक साल के अंदर अंदर ये सारे कर्ज खत्म हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट में बस ये बता दें, 2023 चल रहा है, आज एक यूट्यूबर, एक जर्नलिस्ट खड़ा होकर आपसे पूछ रहा है कि सर हम आज़ाद कब होंगे, तो क्या जवाब देंगे आप? सर आज़ादी हमारी जो है वो हमारी आवाम के डिपेंड करती है। ये आज़ादी हमारी 3 महीनों में भी खत्म हो सकती है और खुदा न खास्ता ये 3 मिल सकती है या खत्म हो सकती है? मतलब आज़ादी मिल सकती है, ये गुलामी खत्म हो सकती है, लेकिन अगर अवाम बाशऊर हो के भी अच्छे लोगों का साथ नहीं देगी तो अल्लाह ना करे ये पता नहीं कब तक चलेगी। कब तक चलेगी? नाम के तो आज़ाद रहेंगे, नाम के आज़ाद रहेंगे, अपनी पॉलिसीज को लेके, अपने फैसलों को लेके आज़ाद नहीं रहेंगे। ये मौजूदा के साथ तो ये आज़ाद नहीं कह सकते हम। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके, बहुत शुक्रिया सर।